हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश ग्रुप पे। और मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो कि 12th के सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चाहे आप साइंस से जुड़े हुए हो, चाहे आपका सब्जेक्ट कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, ये सभी बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है चैप्टर। इस चैप्टर का टाइटल है आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब वह विचार जिसने मानव जाति का मदद किया है। मैं बता दूं कि ये रेनबो पार्ट 2 आपको इंग्लिश में एक बुक पढ़ना है, उसी बुक से लिया गया चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं साथ ही साथ कि ये वीडियो नंबर 3 है, ये तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का। इसके पहले मैंने वीडियो नंबर 1 और फिर मैंने वीडियो नंबर 2 दे दिया है। आप अगर वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल जो है मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे जो है 12th प्रोज एक जो है प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तब जाके आपको ये वीडियो नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आप वहाँ से जाके बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करें। उससे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ शेयर कर दे उन तमाम बच्चों को जो इस लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको दिक्कत नहीं हो पढ़ने में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को बिना समय गंवाए अब शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कुछ 7 नंबर पैराग्राफ में क्या है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये समझ में आएगा। दिया है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। देखिए, आप अपने पास एक बुक रख लीजिए। एक सुझाव और कि जब आपके पास बुक होगा तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। जब तक आपके पास बुक नहीं होगा आपको ये चैप्टर समझ में अच्छे ढंग से नहीं आने वाला है। तो अपने पास बुक रखिए ताकि क्लास वाली फीलिंग होगी। इस बार मैंने कैमरा को भी क्या किया है इसमें कि कैमरा का भी मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि सर सामने है और आपको समझ में आए। तो आप अपने पास बुक रख लीजिए प्लीज़। चलिए हम लोग पैराग्राफ नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो कहा है यहाँ पे कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। हैज सिविलाइजेशन, क्या सभ्यता ने टॉट अस, हमें सिखाया है, हमें बताया है या हमें पढ़ाया है, टू बी मोर फ्रेंडली, अधिक से अधिक मित्रवत होना, अधिक से अधिक जो है मित्रों जैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, टुवार्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति, वन अनदर टुवार्ड्स वन अनदर मतलब एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की ओर जो है क्या सभ्यता ने हमें अधिक से अधिक मित्रवत होना सिखाया है। फिर से आप इस लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा, समझा के मैं पढ़ाऊंगा। तो क्या कहा कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस, क्या सभ्यता ने हमें सिखाया है, क्या सभ्यता ने हमें बताया है, टू बी मोर फ्रेंडली, अधिक से अधिक मित्रवत होना। मित्रवत होना का मतलब क्या, मतलब अधिक से अधिक मित्रों जैसा व्यवहार करना, दोस्तों जैसा व्यवहार करना, परिचितों जैसा व्यवहार करना, एक दूसरे के प्रति सिखाया है। क्या, किसने, सभ्यता ने, किसके प्रति, टुवार्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति। आई होप कि आपको लाइन समझ में आ गया। देखिए बात कब की हो रही है, बात हो रही है कि देखिए एक समय था कि हम लोग जानवरों की भांति बहुत कम संख्या में थे, हम लोग बहुत, आबादी हम लोगों की बहुत कम थी, तो हम लोग क्या थे कि अलग अलग थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे हम लोग जो है विकसित होते चले गए, वैसे वैसे हम लोग जो है एक दूसरे के प्रति जो है क्या, फ्रेंडली होते चले गए, व्यवहार अच्छा होते चला गया हम लोगों का। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या सभ्यता ने हम सभी को एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना सिखाया है, क्या अधिक से फ्रेंडली होना सिखाया है, क्या अधिक से अधिक। तो इसका आंसर क्या है, पहला क्वेश्चन था। दूसरा इसका आंसर है द आंसर इज इजी, मतलब इसका जवाब जो है, इसका जो उत्तर है वो बहुत ही आसान है, वो बहुत ही मतलब इजी आंसर है इसका। अब एग्जाम्पल यहाँ पे कवि दे रहे हैं, लेखक यहाँ पे बर्ट्रैंड रसेल आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, रॉबिन्स। रॉबिन्स क्या है सर, रॉबिन्स एक पक्षी है। रॉबिन्स क्या है, रॉबिन्स एक पक्षी है, एक चिड़िया जिसको आप कह सकते हो। तो यहाँ पे 2 तरह की कंट्री का नाम है, एक है इंग्लिश और दूसरा है अमेरिकन। तो इंग्लिश स्पेसीज और अमेरिकन स्पेसीज क्या है, तो वैसे रॉबिन पक्षी जो इंग्लैंड में रहते हैं वह इंग्लिश स्पेसीज कहलाएंगे, और वैसे रॉबिन्स पक्षी जो अमेरिका में रहते हैं वह अमेरिकन स्पेसीज कहलाएंगे। तो यहाँ पे कहाँ की चिड़ियाओं की बात हो रही है, तो फिर से पढ़िए, दिया है कि रॉबिन्स द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज, मतलब रॉबिन पक्षी मतलब अमेरिकन स्पेसीज नहीं है, अमेरिका की प्रजाति नहीं,
इंग्लैंड की प्रजाति, मतलब अमेरिका में रहने वाले रॉबिन पक्षी की बात नहीं हो रही है, इंग्लैंड में रहने वाले रॉबिन पक्षी की बात हो रही है। ये करते क्या है, तो पिक एन एल्डरली रॉबिन, पिक एन एल्डरली रॉबिन, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हाँ चलिए, यहाँ से आपको इजी वे में समझ में आएगा। तो क्या है कि द रॉबिन्स द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज, मतलब रॉबिन पक्षी अमेरिका की जब प्रजाति नहीं, इंग्लैंड की प्रजाति पिक एन एल्डरली रॉबिन, ये अपने से अधिक उम्र की रॉबिन पक्षी को क्या करते हैं, चोंच मारते हैं, चोंच मार मार के क्या करते हैं, टू डेथ, इनको मौत दे देते हैं। मतलब देखिए, अमेरिका की प्रजाति नहीं, इंग्लैंड की जो प्रजाति है रॉबिन पक्षी की, या ये क्या करती है कि अपने से अधिक उम्र की जो एल्डरली रॉबिन है, अपने से अधिक उम्र की जो रॉबिन पक्षी है, इसको क्या करती है कि पिक टू डेथ, ये चोंच मार मार के इनको क्या कर देती है, मार देती है, चोंच मार मार के इनको मौत की घाट उतार देती है। तो ये तो पक्षी की बात हो गई। वेयर एज, जबकि मेन इंसान, मानव, द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज, मतलब अमेरिका के लोग नहीं, इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के जो इंसान है वह क्या करते हैं, गिव एन एल्डरली मैन एंड ओल्ड एज पेंशन, कि नहीं, ये क्या करते हैं कि अपने से अधिक उम्र के लोगों को क्या करते हैं कि ओल्ड एज पेंशन देते हैं। ओल्ड एज पेंशन क्या है, वृद्धा पेंशन आप जानते हैं ना, हमारे यहाँ भी इंडिया में भी है कि हमसे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन मिलता है, ओल्ड एज पेंशन मिलता है, ताकि वह बुढ़ापे में कमा नहीं सके और अगर उनके बाल बच्चे उनकी सेवा नहीं कर सके तो उनको कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ से उनको कुछ ना कुछ आय मिलता है जिससे वह अपना भरण पोषण कर ले। तो अब यहाँ पे दो तरह की बात हुई, एक रॉबिन पक्षी की बात हुई और एक इंसानों की बात हुई। तो इंग्लैंड में रहने वाले जो रॉबिन पक्षी है वह क्या करते हैं कि अपने से अधिक उम्र के रॉबिन पक्षी को क्या करते हैं कि चोंच मार मार के मौत के घाट उतार देते हैं, जबकि जो इंग्लैंड में रहने वाले इंसान है वह अपने से अधिक उम्र के लोगों को क्या करते हैं कि ओल्ड एज पेंशन देते हैं। तो सर अब यहाँ पे दो तरह की बात हो गई। अब आगे क्या है कि ओल्ड एज पेंशन इंसान क्यों देते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ हम अपने माँ बाप का कद्र करते हैं, हम अपने से बड़े लोगों का क्या करते हैं, कद्र करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है दिखावा टाइप का है। दिखावा टाइप का क्या है, आप आगे पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं स्क्रॉल करके इसको ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए अब कितनी बड़ी बात यहाँ पे कहा कि विद इन द हर्ड, भीड़ के बीच, विद इन द हर्ड का मतलब भीड़ के बीच, झुंड के बीच, वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। हम लोग जो है एक दूसरे के प्रति अधिक से अधिक क्या है, फ्रेंडली है, देन आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों के बहुत सारे प्रजातियों की तुलना में। मतलब अगर हम बात करें तो जानवर जो है ना वो भीड़ में क्या करते हैं, भी एक दूसरे के प्रति ज़्यादा फ्रेंडली है, लेकिन जो है वो अकेले भी जब होते हैं तो भी एक दूसरे के प्रति ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। लेकिन हम इंसानों में क्या दिक्कत है कि विद इन द हर्ड, भीड़ के बीच, झुंड के बीच, वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग अधिक से अधिक फ्रेंडली हो जाते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति अधिक से अधिक जो है मित्रवत रवैया रखने लग जाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है दोस्तों वाला व्यवहार रखने लग जाते हैं। देन आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों के बहुत सारे प्रजातियों के तुलना में हम जो है भीड़ में, झुंड में एक दूसरे के प्रति ज़्यादा मित्रवत होते हैं। बट इन आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, लेकिन जैसे ही हम उस भीड़ के बाहर, उस झुंड के बाहर जब जाते हैं तो हमारा जो प्रवृत्ति है, हमारा जो रवैया है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन डन बाय मोरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर्स, कि नहीं, इसको मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर दूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो वही बोलते हैं कि बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, लेकिन हम अगर उस भीड़ के बाहर अपनी प्रवृत्तियों की बात करें, अपने रवैये की बात करें, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन डन बाय मोरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर्स, जो हमारे नैतिक विचारक और जो हमारे धार्मिक जो है शिक्षक है, धार्मिक गुरु जो है, उन सबके समझाने के बावजूद, उन सबके बताने के बावजूद, अब क्या है ये धार्मिक जो है गुरु और ये नैतिक विचारक क्या है, तो देखिए नैतिक विचारक हमको क्या
मतलब नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। ये हमको बताते हैं कि हमको कैसा विचार रखना चाहिए। ये हमको समझाते हैं कि हमको एक दूसरे के प्रति किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। और हमारे रिलीजियस टीचर क्या करते हैं, ये हमारे जो धार्मिक गुरु है ये क्या करते हैं, ये भी तो हमको बताते हैं कि भाई क्रोध पर नियंत्रण रखो। ये क्रोध जो है इंसान को क्या करता है कि मतलब पागल बना देता है और इंसान एक दूसरे के को भूल जाते हैं। ये इंसान एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ़ दे देते हैं। जब ये क्रोधित होते हैं तब। तो भाई हमारे मोरलिस्ट ने, हमारे नैतिक विचारकों ने, हमारे रिलीजियस टीचर, हमारे धार्मिक जो है गुरुओं ने हमको समझाया, इतना कुछ किया, उन सब के बावजूद आवर इमोशंस आर एज फेरोसियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल, कि नहीं, ये जो हमारे भावनाएं हैं वह उतना ही ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं जितना किसी भी जानवर की भावनाएं खूंखार होती है। मतलब आप फिर से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये बोल रहे हैं कि भाई हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे के मित्रवत होते हैं कब, जब हम लोग भीड़ में होते हैं तब, जब हम लोग झुंड में होते हैं तब। अच्छा, कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं कि आप बच्चे हैं, आप गलती करेंगे ही करेंगे। आप गलती करते हैं, लेकिन गलती करने का जो माहौल होता है वह कहाँ होता है? आप किसी पार्टी फंक्शन में गलती करते हैं। आप गलती करते हैं कब? जब चारों तरफ से लोग होते हैं तब। तो उसमें आपके पापा या आपकी माँ क्या करती है, ये क्या करते हैं लोग कि हाँ, ये बोलते हैं कि अच्छा घर चलो, तो बताते हैं घर क्यों चलो भाई, यहाँ भीड़ में लोगों को मारो ना, भीड़ में डांटो ना, भीड़ में सबको सामने मारो ना, तो नहीं, क्यों घर चलो तो बताते हैं। घर चलो वाली बात क्यों हो जाती है? घर चलने वाली बात इसलिए हो जाती है क्योंकि भीड़ में ये नहीं दिखा सकते हैं लोगों को कि हाँ ये आपके प्रति कितना कड़ा रुख अपनाते हैं। ये मतलब जो है जब देखते हैं कि लोगों की भीड़ है, समाज के लोगों की वहाँ पे झुंड है, तो सर इंसान जो है एक समझिए कि मुखौटा ओढ़ लेता है शांत होने का, मुखौटा ओढ़ लेता है मित्रवत होने का। कह सकते हैं कि एक नकाब जो है बना लेते हैं लोग कि हाँ हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मानते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता मतलब नहीं है। कब? जब ये भीड़ से बाहर जाते हैं तब। जब इंसान अपने आप को अकेला और तन्हा पाता है तो वह किसी के साथ भी कितना भी गलत रवैया अपना सकता है, किसी के साथ भी वह कितना भी गलत व्यवहार कर सकता है। तो वही बात यहाँ पे दिया कि हमारे जो रिलीजियस जो है टीचर्स है, हमारे जो धार्मिक गुरु है और हमारे जो मोरलिस्ट है, हमारे जो नैतिक विचारक है, इन सब ने हमको बहुत कुछ समझाया है। लेकिन उन सभी के बावजूद जो है क्या होता है कि आवर इमोशंस, हमारी जो भावनाएं हैं, आर एज फिरोसियस, ये उतने ही ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं एज दोज ऑफ एनी एनिमल, जितना जो है किसी जानवर के व्यवहार जो है खूंखार होते हैं। एंड और फिर प्रॉब्लम क्या है भाई, क्यों ऐसा होता है? तो यहाँ पे दिया कि एंड और आवर इंटेलिजेंस इनेबल अस टू गिव देम अ स्कोप विच इज डिनाइड टू इवन द मोस्ट सैवेज बीस्ट। दिया है कि और ये हमारी अक्ल, ये हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो बुद्धि है, ये हमें योग्य बनाती है। इनेबल अस, ये हमें योग्य बनाती है टू गिव देम अ स्कोप, हमारी भावनाओं को एक दिशा देने में योग्य बनाती है, दिशा देने के लिए योग्य बनाती है। विच इज़ डिनाइड टू इवन द मोस्ट सैवेज बीस्ट, जो सबसे अधिक जो है खूंखार या जंगली जानवरों को भी जो है दिशा नहीं देती हो, वही अक्ल, वही बुद्धि जो है हमें जो है जंगली जानवरों से भी बदतर जो है होने में भूमिका निभाती है। मतलब क्या है इस लाइन का, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब इस लाइन का ये है भाई कि हम अपने आप, हमारी जो अक्ल है ये हमको इन्फॉर्म करती है, हमको बताती है, हमारी अक्ल, हमारी बुद्धि कि देखो यहाँ पे लोग नहीं हैं, चलो इसको मार देते हैं। ये अक्ल और बुद्धि हमें बताती है कि यहाँ देखने वाले लोग नहीं है, चलो इसको पीट देते हैं। इसका यहाँ पे कोई नहीं है, चलो इसको मार देते हैं। तो देखिए ये अक्ल और बुद्धि ही हमें क्या करता है कि एक दूसरे की नज़र में गिराता है। तो कभी कभी ऐसा है कि हमें अपने अक्ल और बुद्धि का इस्तेमाल जो है इस कदर नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए कि देखो हमने बड़े बड़े लोगों का किताब पढ़ा है, उसमें मैंने पढ़ा है कि आवर माइंड इज आवर एनिमी। हमारी जो माइंड है ना वही हमारी दुश्मन है। हम नैतिकता को भूल जाते हैं। क्यों? चूँकि हमारी बुद्धि और विवेक कहता है कि कौन देख रहा है। अरे कोई देखे ना देखे भाई, ऊपर वाला तो देख रहा है ना। अरे कोई देखे ना देखे, अच्छा आप देखो सामने वाले व्यक्ति को आप अकेला समझ रहे हो और कौन देख रहा है ये वाली बात सोच रहे हो। कल आप भी तो अकेले हो सकते हो।
फिर ऐसा बुद्धि और विवेक वो भी तो इस्तेमाल कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं ना, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारी अक्ल, हमारी बुद्धि जो है हमें इस लायक बनाती है कि हम जो है अधिक से अधिक क्या होते हैं, खूंखार हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत भाई मेरे? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आए, बताते चले, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको और स्क्रॉल कर दें ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। अब चलिए क्या दिया हुआ है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बोलते इट में बी होप्ड, उम्मीद किया जा सकता है। देखिए यहाँ जो लेखक है ना वह आशावादी दृष्टिकोण का है। तो इट में बी होप्ड, ये उम्मीद किया जा सकता है, दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, हालांकि मैं बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँ, मुझे इस बात पे डाउट है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा सकता है डैट कि द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल। मतलब ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि अधिक से अधिक दयालुता वाले जो एटीट्यूड है, दयालुता वाले जो रवैया है, दयालुता वाले जो यहाँ पे प्रवृत्ति है, वह आने वाले समय में, इन टाइम टू कम का मतलब आने वाले समय में जो है ये चारों तरफ प्रचलित हो जाएंगी। प्रचलित हो जाएंगी मतलब कभी जो है आशावादी दृष्टिकोण के हिसाब से सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, इट मे बी होप्ड, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है, दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, हालांकि पूरे विश्वास के साथ तो नहीं, डैट कि द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल, कि आने वाले वक्त में, भविष्य में अधिक से अधिक इंसानों में दयालुता की प्रवृत्ति, दयालुता की रवैया देखने को मिल सकता है। मतलब ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन जो है अब देखिए लेखक यहाँ पे एक डर को भी शेयर कर रहे हैं। लेखक क्या बता रहे हैं, बट लेकिन सो फार द ओमेंस आर नॉट वेरी प्रॉफिटस। तो बोलते हैं लेकिन अगर हम संकेतों की बात करें, जैसा कि हमको भविष्य का संकेत मिल रहा है, वह शुभ नहीं, बहुत ज़्यादा शुभ संकेत नहीं मिल रहा है। मतलब जो है ऐसा लग रहा है कि भविष्य में इंसानों की जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, वह मोर ह्यूमन नहीं होगा, वह अधिक से अधिक दयालु वाला नहीं होगा, बल्कि इंसानों में एक दूसरे के प्रति जलन की जो भावना है, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष की भावना है, जो ईर्ष्या की भावना है, एक दूसरे के प्रति इंसानों की जो नफरत की भावना है, वह इतनी ज़्यादा प्रबल होती चली जाएगी कि इंसान दयालु होने के बजाय हो सकता है कि वह खूंखार हो जाए, वह जंगली जानवरों से भी अधिक जो है खूंखार हो जाए। और ऐसा कि अब हो भी रहा है। अगर आप पेपर पढ़ते होंगे, अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे, अगर आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से जाते होंगे, मोबाइल अगर आप मल्टीमीडिया सेट है आपके पास, तो अगर आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि इंसान कितना गिर गया है, कितना एक दूसरे की खून के प्यासे होने लग गए। एक इंसान तो न जाने कितने इंसानों को मार देने की क्षमता रखता है। तो ये जो संकेत दिख रहा है देश और दुनिया का, वह शुभ नहीं दिख रहा है। मतलब लोगों में दया की भावनाएं होंगी, ये ऐसा दिख नहीं रहा है। चलिए आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया। हम 8 नंबर पैराग्राफ की तरफ चल रहे हैं। देखिए बुक रखिए, चैनल को शेयर करते चलिए, प्लीज़ चैनल को शेयर करते चलिए, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। चलिए अब आगे क्या दिया हुआ है, ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी बोर्न इन माइंड इन कंसिडरिंग व्हाट आइडियाज हैव डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड। अब देखो तरह तरह की बातों की बात कर ली यहाँ पे, मतलब तरह तरह की आइडियाज की बात कर ली यहाँ पे। तो कहा कि ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट्स, ये तरह तरह की जो है सब ये तरह तरह की जो है एलिमेंट्स, तरह तरह की जो विचार है, मस्ट बी बोर्न इन माइंड, ये अवश्य हमारे दिमाग में उपजा होगा, अवश्य हमारे दिमाग में उत्पन्न हुआ होगा। इन कंसिडरिंग, ये समझने में कि व्हाट आइडियाज हैव डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड, कि कौन कौन से विचारों ने जो है इंसानों की मदद करने में, मानव जाति की मदद करने में अधिक से अधिक भूमिका निभाया है। मतलब ये बोल रहे हैं कि तरह तरह की जो ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट्स, जिन 7 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ में, चौथा तीसरा पहले पैराग्राफ में जिन तरह तरह के आइडियाज का जिक्र किया गया था, ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट्स, ये तरह तरह के जो है सभी डिफरेंट एलिमेंट जो है मस्ट बी बोर्न इन
माइंड, यह हमारे दिल दिमाग में अवश्य उपजा होगा, उत्पन्न हुआ होगा, इन कंसिडरिंग, यह समझने में, व्हाट आइडियाज हैव डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड, कि कौन कौन से जो विचार है वह मानव जाति को अधिक से अधिक मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। द आइडियाज विथ विच वी शैल बी कंसर्न्ड मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। अब ये बोल रहे हैं कि वो तमाम विचार जिसको हम लोग जो है जिससे हम सहमत हुए हैं, जिसको हम लोग समझ चुके हैं, मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। इनको अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मतलब किन किन विचारों ने मानव जाति की मदद की है, अगर हम इसका डिस्कशन करें तो इसको हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, टू काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो भाग है, तो दिया हुआ है कि दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक। एक जो है मतलब प्रकार, मतलब विचारों की प्रकार जो ज्ञान को और तकनीक को बढ़ाने में योगदान देता है, एंड दोज दैट आर कंसर्न्ड विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, और एक विचार जो नैतिकता से जुड़ा हुआ है और राजनीति से जुड़ा हुआ है। मतलब दो तरह के आइडियाज़ इंसानों ने जो है दिमाग में लाया होगा। एक जो है मतलब आइडियाज़, एक विचार जो है वह उसके ज्ञान और तकनीक से जुड़ा हुआ होगा, और एक आइडियाज़ और एक विचार जो है उसके नैतिकता और उसके जो है राजनीति से जुड़ा होगा। अब यहाँ पे लेखक बोलते हैं, आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज डैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। मैं सबसे पहले उन विचारों के बारे में बताऊँगा, मैं सबसे पहले उन विचारों के बारे में लिखूंगा जो ज्ञान से जुड़ा हुआ है और जो तकनीक से जुड़ा हुआ है। डैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक का मतलब जिसको ज्ञान और तकनीक से लेना देना है, मैं उन विचारों के बारे में आपसे क्या करूंगा, मतलब मैं आपसे वार्तालाप करूंगा, मैं आपसे व्याख्या करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग ज्ञान और तकनीक से जुड़े हुए जो है विचारों का अध्ययन करने चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 9 आपके सामने ये रहा। तो आप क्या कीजिए कि आप बुक पे ध्यान दीजिए, मेरी बात को सुनिए और बुक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब चलिए 9 नंबर पैराग्राफ क्या है, बोलता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वे आर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री। बोलता है कि भाई इतिहास की शुरुआत, यहाँ पे डॉन का मतलब भोर होता है, लेकिन डॉन का मतलब क्या कह सकते हैं, शुरुआत भी कह सकते हैं। डॉन ऑफ मतलब हिस्ट्री, जैसे डॉन ऑफ द डे मतलब दिन की भोर, मतलब दिन की शुरुआत हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे डॉन का मतलब क्या होगा, शुरुआत होगा। तो बोलते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट स्टेप्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वे आर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री। मतलब इतिहास की शुरुआत होने से पहले ही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन जो कदम थे वह उठाए जा चुके थे। वे आर टेकन, उठाए जा चुके थे। भाई इतिहास की शुरुआत हुई नहीं, उसके पहले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वे आर टेकन। इतिहास की शुरुआत के पहले ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक कठिन कदम उठाए जा चुके थे। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपके सामने मैं व्याख्या दे दूं, एट वाट स्टेज लैंग्वेज बिगैन इज नॉट नोन। भाई किस पड़ाव पे कब जो है भाषा की शुरुआत हुई, ये किसी को पता है क्या, नहीं पता है, इज नॉट नोन, ये किसी को पता नहीं है। अरे भाई जो हम बात बोल रहे हैं, जो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या आपकी बात मैं समझ पाता हूँ, तो इसी को भाषा बोलते हैं ना। लैंग्वेज इज व्हाट, लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज द व्हाट, मीडियम टू शेयर आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। यही ना है भाषा, भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। तो भाई भाषा की जो शुरुआत हुई वह किस स्टेज पे हुई, कब जाके वह शुरू हुई, ये किसी को नहीं पता है। बट वी मे बी प्रीटी सर्टेन, लेकिन हम बिल्कुल जो है मतलब इस बात से आश्वस्त है, हम इस बात से निश्चित है डैट कि इट बिगैन वेरी ग्रेजुअली, कि भाषा की शुरुआत जो है बहुत ही धीमे धीमे हुआ होगा। वेरी ग्रेजुअली का मतलब क्या, बहुत ही धीमे धीमे, बहुत ही आराम आराम से भाषा की शुरुआत हुई होगी। आराम आराम नहीं कहेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे बहुत ही स्लोली जो है भाषा की क्या हुई होगी, शुरुआत हुई होगी। इंसान अचानक बोलने नहीं लग गया होगा, इंसान पहले समझा होगा, समझने में तरह तरह की चीज़ों का जो है सामना करना पड़ा होगा कि ये जो हमारे जिसमें हम रहते हैं इसको घर बोला जाए कि क्या बोला जाए। जो हम पहन रहे हैं ये टी शर्ट है, अच्छा टी शर्ट में भी तरह तरह का टी शर्ट है, कॉलर टी शर्ट है, गोल गला टी शर्ट है,
बताइए, तरह तरह की कंपनियां हैं। तो भाषा का जो विकास हुआ होगा वह बिल्कुल बहुत ही धीरे हुआ होगा। अब भी एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे होंगे। अब एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गई, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर ले। अब बोलते क्या है लेखक? बोलते हैं विदाउट इट, इसके बिना, किसके बिना? भाषा के विकास के बिना, it would have been very difficult to hand on from generation to generation the inventions and discoveries that were gradually made। बोलते हैं कि भाषा के विकास के बिना यह बड़ा ही कठिन हो गया होगा। क्या कठिन हो गया होगा? सौंपना। क्या सौंपना? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को आविष्कार को सौंपना, उन खोज को सौंपना जो बड़ा ही धीरे धीरे जो है हुआ था। मतलब अब फिर से आप समझिए इस लाइन को। बोलते हैं विदाउट इट, इसके बिना, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द डिस्कवरीज एंड द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट वेयर ग्रेजुअली मेड। ये बोलते हैं कि भाषा के विकास के बिना, मतलब उन आविष्कारों को तथा खोज को जो बड़ा ही धीरे धीरे हुआ था, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को हैंड ऑन मतलब सौंपना बड़ा ही कठिन हुआ होगा। बिल्कुल सर। अगर बताइए कि आज अगर मतलब सारी चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, तो इन चीज़ों को अगर हम भाषा के माध्यम से अपने आने वाले पीढ़ी को नहीं बताएंगे, तो फिर ये भी तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो भी शुरुआत करेंगे, और फिर शुरुआत करेंगे और फिर जो है आविष्कार और खोज वहीं पे जाके अटक जाएगा। क्या? तो हम कुछ खोजें, फिर हमारे आने वाले पूर्वज खोजेंगे, और फिर उनके पूर्वज खोजेंगे, और फिर उनके पूर्वज खोजेंगे। तो बहुत सारे पीढ़ी बीतने के बाद जो है एक आविष्कार होता है, और एक जो है क्या होता है, मतलब खोज होती है। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? अचानक जो है किसी चीज़ों की खोज अगर हो और भाषा के माध्यम से हम उन चीज़ों को दूसरे आने वाले पीढ़ी को नहीं सौंप पाए, उन जानकारियों को, उन खोज को, उन जो है आविष्कारों को नहीं सौंप पाए, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे विकसित होगी? तो भाषा के विकास के बिना जो है ये संभव नहीं हुआ होगा। ये तो आप सहमत हैं ना? बिल्कुल आप सहमत हो रहे होंगे। चलिए अब पैराग्राफ नंबर 10 है। आई होप कि ये लास्ट पैराग्राफ होगा कि नहीं, और इसके बाद एक और वीडियो होगा, चैप्टर ख़त्म, फिर उसके बाद टेस्ट होगा। ओके, चलिए अब 10 नंबर पैराग्राफ क्या बोलता है? 10 नंबर पैराग्राफ बोलता है अनोदर ग्रेट स्टेप विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगनिंग ऑफ लैंग्वेज वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। दूसरा जो महान कदम उठाया गया था, विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगनिंग ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा के शुरुआत के बाद या पहले आया होगा, विच वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। और वह जो दूसरा महान जो कदम उठाया गया या खोज जो की गई, एक मिनट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, अब ठीक है। तो कहा कि फिर से आप समझिए बात को, क्या कहा कि अनोदर ग्रेट स्टेप, जो दूसरा एक महान कदम, जो महान खोज, विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा के शुरुआत के बाद या भाषा के शुरुआत के पहले आया होगा, वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। वह महान खोज या वह महान कदम क्या था? आग की उपयोगिता। यूटिलाइजेशन ऑफ फायर का मतलब आग की उपयोगिता थी। मतलब भाषा के पहले या भाषा के बाद जो है इंसानों ने आग की उपयोगिता का जो है से जुड़ा हुआ कदम, महान कदम उठाया या महान खोज की। अब यहाँ पे देखो कि आग की उपयोगिता से संबंधित किस तरह का विचार है। बोलते हैं आई सपोज, मुझे तो ये लगता है, मैं ये मानता हूँ, डैट कि एट फर्स्ट, सबसे पहले, फायर वाज चीफली यूज्ड टू कीप अवे वाइल्ड बीस्ट्स वाइल आवर एंसेस्टर्स लेफ्ट। कि नहीं, सबसे पहले जो आग का इस्तेमाल है, जो उपयोग है, वह मुख्य रूप से अगर बात की जाए, वे चिफली का मतलब क्या होता है? मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो वह जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए, कीप अवे का मतलब क्या होता है? दूर रखने के लिए किया गया होगा। कब? तब, वाइल मतलब तब या जिस समय, आवर एंसेस्टर स्लेप्ट, हमारे पूर्वज सोते थे तब। मतलब ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले मुझे ये लगता है, मैं ये मानता हूँ कि आग का जो इस्तेमाल है वह जंगली जानवरों को, वाइल्ड बीस्ट को, जंगली जानवरों को कीप अवे, दूर रखने के लिए किया गया होगा। कब? वाइल आवर एंसेस्टर्स लेफ्ट, उस समय जिस समय हमारे पूर्वज सोते थे तब। बट लेकिन द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल, लेकिन धीरे धीरे जो उस आग की गर्मी जो है
उसको भी एग्रीएबल पा लिया गया होगा, मतलब उस आग की गर्मी भी जो है इंसानों को भाने लग गया होगा। इंसान इस बात से सहमत होने लग गए होंगे कि आग जो है उसका इस्तेमाल हम जंगली जानवरों से बचने के साथ साथ जो है हम उसकी गर्मी का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, हम उसकी गर्मी का भी आनंद ले सकते हैं, हम उसके गर्मी से भी अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। खाना बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई होगी, तो चलिए अब ये भी आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। क्या बोलते हैं, प्रीज्यूमेबली on some occasions a child got scolded for throwing the meat into the fire, but when it was taken out it was found to be much better and so the long history of cookery began। अब दिया है कि संभवतः, प्रीज्यूमेबली का मतलब क्या होता है, संभवतः on some occasions किसी खास अवसर पे अ चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड, एक बच्चे को डांटा गया होगा, किस लिए, फॉर थ्रोइंग द मीट, मांस का लोथरा, मांस का टुकड़ा फेंक देने के लिए, कहाँ, इनटू द फायर, आग के लपटों में मांस का टुकड़ा फेंक देने के लिए किसी बच्चा को डांटा गया होगा कि भाई, अब देखिए भोजन उस समय क्या था, बड़ा मुश्किल से मिलता था, बड़ा मुश्किल से लोग जानवरों का शिकार करते थे और फिर उसके कच्चे मांस को ही खाते थे, और कच्चे मांस को ही खाने की जो है रीति और नीति वो जानते थे, तरीके जानते थे। लेकिन हुआ क्या होगा कि कभी ना कभी कोई अवसर आया होगा, देखिए बच्चा कैसा होता है, बच्चा क्या होता है कि उसको जब खाने की कोई चीज़ दो तो गुस्सा के फेंक देता है। तो उसी तरह का मांस का लोथरा अगर उस बच्चे को मिला होगा हाथ में, तो उसको क्या किया होगा कि बच्चों ने फेंक दिया होगा, और जैसे बच्चों ने फेंका होगा उस मांस के लोथरे को, तो कहाँ फेंका होगा, टुकड़े को कहाँ फेंका होगा, आग में फेंक दिया होगा। और जब आग में फेंका गया होगा, चूँकि भोजन की महत्व होती थी, लोग बड़ा मुश्किल से भोजन जो है जुटा पाते थे, तो फिर क्या लोगों ने उस आग को निकालने की कोशिश की होगी, मशक्क़त की होगी, और उसमें कुछ टाइम लग गया होगा, और जब टाइम लग गया होगा तो फिर क्या हुआ होगा कि वह आग में तब तक वह मांस का लोथरा या मांस का टुकड़ा पक गया होगा, और पक जाने के बाद क्या हुआ होगा, अब देखो वही बात दिया है, बट वेन, लेकिन जब इट वॉज टेकन आउट, उस आग में से मांस के टुकड़े को निकाला गया, तो इट वॉज फाउंड टू बी मच बेटर, तो उस आग के टुकड़े से निकाले गए मांस को ज़्यादा बेहतर पाया गया होगा। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगैन, और जब ज़्यादा बेहतर पाया गया होगा मतलब उसकी स्वाद जो है लोगों को भा गया होगा, तब जाकर जो है मतलब खाना बनाने की, जिसको हम पाक कला बोलते हैं, खाना पकाने की जो कला है उसकी लंबी इतिहास की क्या हो गई होगी, शुरुआत हो गई होगी। इस तरह से ही मतलब मानव ने जो है क्या किया होगा, अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी में, अपनी ज्ञान और तकनीक में वृद्धि किया होगा। क्या लगता है मेरे मित्रों, आपको नहीं लगता है कि ऐसे ही शुरुआत हुई होगी? बिल्कुल इसी तरह से जो है इंसानों ने जो है मतलब भोजन बनाने की प्रक्रिया सीखी होगी। तो ये लास्ट पैराग्राफ था, फिर मैं मिलता हूँ इसके लास्ट वीडियो के साथ, वीडियो नंबर 4 में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों से जोड़ना ना भूलें। आप देखिए कितना बेहतर ढंग से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये कोशिश हमेशा करता रहूँगा, बशर्ते आपका प्यार, आपका सपोर्ट बना रहे। थैंक यू। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ।